ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस और सिंथेसिस, ये दो चीजें आपको आपके सिलेबस में होती है। सिंथेसिस और ट्रांसफॉर्मेशन दोनों में क्या फर्क है ये समझेंगे, और इसी चीज को हम सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। इसी को हम यूज द प्रॉपर कंजक्शन भी कह सकते हैं। यानी टॉपिक एक है, पूछने के तरीके अलग अलग रहेंगे। गॉट इट? यस और नो? क्वेश्चन पूछने के तरीके अलग अलग रहेंगे। इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती है। कई लोग डिग्री को भी ट्रांसफॉर्मेशन में लेके आ जाते हैं, क्योंकि गलत नहीं है, डिग्री को चेंज करना भी ट्रांसफॉर्मेशन का हिस्सा ही है। वो भी हम सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म कर ही रहे हैं। बट ओरिजिनली अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस ये टॉपिक देखें तो हमें सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स ये समझ में आता है। तो पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं। कॉन्सेप्ट को समझने के बाद हम उसके अंदर की बाकी की भी बारीकियां और टेक्निक्स को समझेंगे। तो आप मुझे बताइए, क्या आपको फ्रेज और क्लॉज का फर्क पता है? तो जनरली कुछ लोगों को पता होता है, हमने इसको डिस्कस भी किया था कि फ्रेज क्या होता है, क्लॉज क्या होता है। तो हम एक कॉमन सी डेफिनेशन सीखता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो हम सेंटेंस को या क्लॉज को क्या बोल देते हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड्स। बट ग्रुप ऑफ वर्ड्स ये उसका कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है, क्योंकि फ्रेज क्या होती है? फ्रेज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होती है, बस इसमें सब्जेक्ट वर्ब नहीं होता, तो ये कभी कंप्लीट सेंटेंस नहीं बन पाती। इट इज विदाउट सब्जेक्ट और विदाउट वर्ब। जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिए है, इन अ कॉर्नर, एट होम, टर्निंग अवे। तो फ्रेज में कुछ अधूरापन है। क्या है? क्या है फ्रेज में? कुछ अधूरापन। अधूरापन है। देयर इज समथिंग मिसिंग इन फ्रेज। व्हाट इज मिसिंग? सब्जेक्ट इज मिसिंग और वर्ब इज मिसिंग। ये ध्यान में रखिएगा। फ्रेज की डेफिनेशन, सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सीखोगे तो फ्रेज भी जानना जरूरी। फिर क्लॉज होता है। फ्रेज के एक कदम आगे जाएंगे तो व्हाट इज अ क्लॉज? क्या होता है? हाँ, ये पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच हैज इट्स ओन सब्जेक्ट। फ्रेज में सब्जेक्ट नहीं था, क्लॉज में सब्जेक्ट है। एंड प्रेडिकेट, सब्जेक्ट भी होता है, प्रेडिकेट भी होता है। प्रेडिकेट यानी वर्ब और ऑब्जेक्ट को कंबाइन करके प्रेडिकेट कहा जाता है, इसे हम क्लॉज कहेंगे। ठीक है? जैसे ही सेड बिकॉज ही फेल्ड इन एग्जाम, तो दो पार्ट है। से यहाँ पे बोलो ही सेड बिकॉज ही फेल्ड इन एग्जाम। ये दोनों पार्ट बनके एक सब्जेक्ट है, ही सेड बिकॉज ही फेल्ड इन एग्जाम। इसको हम कह सकते हैं कि भाई ये दो अलग अलग क्लॉजेस है और ये मिलके एक सेंटेंस बना है। तो क्लॉज इन ए पार्ट ऑफ सेंटेंस, ही सेड ये एक क्लॉज हो गया, बिकॉज ही फेल्ड इन एग्जाम ये अनदर क्लॉज हो गया। तो क्लॉज हो गया, फ्रेज हो गया। सेंटेंस की बात करो, सेंटेंस की डेफिनेशन क्या बताता है ये? अ क्लॉज, a sentence is a group of words which contains at least one subject, one predicate. तो सेंटेंस को सेंटेंस बनाने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसको हम इंग्रेडिएंट कहते हैं या प्री रिक्विजिट कहते हैं, रिक्विजिट कहते हैं, वो होता है एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट। कम से कम इतना जरूरी है। तो सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होगा, फुल स्टॉप पे एंड होगा। ये दूसरी पहचान हो गई। जैसे यहाँ पे हम देखेंगे, अ गुड बिजनेसमैन मेंटेन्स गुड रिलेशंस विथ हिज कस्टमर्स। हमने देख लिया, अ गुड बिजनेसमैन भी हो गया, मेंटेन्स करके वर्ब भी आ गया। फिर क्या होता है? गुड रिलेशंस बराबर है और विथ हिज कस्टमर करके आ गया। तो हम मेंटेन से लेके कस्टमर तक प्रेडिकेट कह सकते हैं। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को भी हमने समझ लिया। यहाँ तक क्लियर है सबको बच्चों? आया ना? हेलो? हाँ, गुड। ठीक है। अब सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है?
और इन तीनों में फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है? हमने भी सेंटेंस की डेफिनेशन सीखी। तो सेंटेंस के आगे जरा हम डेफिनेशन समझते हैं सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स की। तो सेंटेंस क्या है हमने समझ लिया, एक सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट। अब हमें समझना है सिंपल सेंटेंस क्या है। कौन सा सेंटेंस? सिंपल सेंटेंस। तो इसकी डेफिनेशन देती है एक फाइनाइट वर्ब होना चाहिए। अब आपको ये समझा क्या फाइनाइट वर्ब का मतलब क्या, ये बताओ पहले। व्हाट इज मीनिंग ऑफ फाइनाइट वर्ब? काउंटेबल। नहीं, वर्ब की बात कर रहे हो, तो नाउन है काउंटेबल वगैरह वाला। वी आर टॉकिंग अबाउट वर्ब। आप उसमें नाउन का एग्जांपल कैसे दे सकते हो? व्हाट इज काउंटेबल? बताओ। व्हाट इज फाइनाइट वर्ब? देखो, हमने एक टेबल देखा था टेंसेस के वक्त। उसमें पहले हमने रूट वर्ब देखा था, जिसको टू बी, टू डू, टू राइट ऐसा मैंने बताया था, टू लिखा हो या नहीं लिखा हो। उसके बाद प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल आता था। समझा कि नहीं समझा? याद आया आपको? रिकॉग्नाइज हुआ? टेंस के इसमें देखना आपने। हाँ। यस, तो जहां पे हम रूट वर्ब या इन्फिनेटिव बोलते हैं, वो इनफाइनाइट या इन्फिनेटिव भी उसको कहा जाता है। और फाइनाइट वर्ब का मतलब है जो हम प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। जैसे यहाँ पे 100 लिखा है, 100 देखते ही आपको समझेगा ये तो सी का सेकंड फॉर्म है। तो फाइनाइट वर्ब की डेफिनेशन यही होती है कि वो फॉर्म में आता है और वो सब्जेक्ट के बाद आता है, सब्जेक्ट से वो अटैच्ड होता है। तो कहने का मतलब है कि जो आपका टेंसेस वाला हिसाब था, इसमें हमेशा फाइनाइट वर्ब यूज होते हैं। तो हमेशा एक फाइनाइट वर्ब रहना चाहिए इन सिंपल सेंटेंस, और एक ही रहना चाहिए इन अदर वर्ड्स, एक ही रहना चाहिए। ये सबने नोट करके रखना है। क्या नोट करके रखना है? सिंपल सेंटेंस कंटेन वन सब्जेक्ट एंड वन फाइनाइट वर्ब। यानी सिंपल सेंटेंस की पहचान क्या है? एक ही फाइनाइट वर्ब का होना। क्या होना? एक ही फाइनाइट वर्ब का होना। अगले सेंटेंस से ही आपको थोड़ा क्लियर होगा जब हम कंपाउंड की बात करेंगे। कंपाउंड को क्या कह रहा है वो? अ कंपाउंड सेंटेंस इज मेड अप ऑफ टू और मोर कोऑर्डिनेट क्लॉज। एक से ज्यादा कोऑर्डिनेट क्लॉज से वो अटैच्ड होते हैं। अब ये अटैच करने के लिए जो कंजक्शंस यूज करते हैं वो कौन से है, इसकी बारे में हम बात करेंगे। सो कंपाउंड सेंटेंस, ये टू और मोर कोऑर्डिनेट क्लॉज जॉइंड विद अ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कोऑर्डिनेटर जिसको हम कहते हैं, जैसे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से वो जॉइन होते हैं। अब हमने देखा था यहाँ पे आई सॉ अ ब्यूटीफुल हाउस। अब यहाँ पे कैसे वो हो गया आई सॉ अ हाउस? तो सॉ एक हो गया आपका फाइनाइट वर्ब, एक कनेक्टर एंड लग गया, और एक और सेंटेंस बना इट वॉज ब्यूटीफुल। यहाँ पे वॉज करके भी एक और फाइनाइट वर्ब आ गया। तो कंपाउंड सेंटेंस यानी दो सिंपल को जोड़ दिया जाए अगर प्रॉपर कंजक्शन, बहुत सिंपल लेमैन की भाषा में मैं बोलूं तो कंपाउंड का मतलब क्या है? दो सिंपल को कंजक्शन से जोड़ देना। अब एक चीज यहां नोट करके रखिए, कोई भी कंजक्शन से नहीं जोड़ना। कौन से इससे जोड़ा जा सकता है, इसकी लिस्ट हम देखेंगे, वो लिस्ट को आप अपने पास लिख के रखिएगा। तो मैंने सिंपल में कौन सी एक चीज आपको बताई थी ध्यान में रखने को, नोट करने को, बोलो जल्दी। सिंपल में मैंने आपको क्या नोट करने के लिए कहा, और कंपाउंड में क्या नोट करने के लिए कहा? वन फाइनाइट वर्ब और हाँ, ओनली वन फाइनाइट वर्ब, ये ध्यान रखिएगा, ओनली वन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
सिंपल में एक ही फाइनाइट वर्ब आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आगे हम जाएंगे तो इसको डिटेल में समझने वाले हैं, ठीक है। Yes, sir. और जब हम कंपाउंड की बात करते हैं तो कंपाउंड में हम ये बात करते हैं कि एक कनेक्टर से ही आपको जोड़ा जा रहा है। कनेक्टर्स कौन से होंगे? एक कनेक्टर से दो सिंपल सेंटेंस जुड़ रहे हैं, तो कनेक्टर्स कौन से होंगे ये अभी हम डिटेल में वो देखेंगे। पहले हम डेफिनेशंस कंप्लीट कर लेते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स जैसे कि नाम है, थोड़ा तो तोड़ मरोड़ उसमें रहेंगी। तो इसमें एक मेन क्लॉज होता है और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। यानी एक, जैसे नाम से पता चलता है, मेन होता है, और एक सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट का मतलब वो उसका कहीं ना कहीं एक डिपेंडेंट भी कहते हैं इस क्लॉज को, या उसको हम सबऑर्डिनेट यानी उससे छोटा वाला जिसको क्लॉज कहते हैं वो भी होता है। तो इसमें भी कनेक्टर्स लगते हैं। अगर हम सिर्फ कंपाउंड के कनेक्टर्स और कॉम्प्लेक्स के कनेक्टर्स भी सीख ले तो हमें कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड बनाना आसान हो जाता है, हमारी डिफिकल्टी खत्म हो जाती है मेजरली। गॉट इट? समझ में आया कि नहीं आया? आया ना? यस सर। यस। सो अब कॉम्प्लेक्स में क्या हो रहा है, एक मेन क्लॉज एक सबऑर्डिनेट। कैसा है देखते हैं। आई सॉ अ हाउस, नहीं आ रहा सर। ओके। सो हम बात कर रहे थे मेन क्लॉज की, सबऑर्डिनेट क्लॉज की। यहाँ पे हम देखते हैं आई सॉ अ हाउस, ये हमने पहले भी देखा था। आई सॉ अ ब्यूटीफुल हाउस था वो। अब ये तो हमारा पूरा है। उसके बाद एक कनेक्टर आया विच और वॉज ब्यूटीफुल। अब आप देखोगे वॉज ब्यूटीफुल का कोई मतलब नहीं निकल रहा है जब तक वो आई सॉ अ हाउस के साथ अटैच नहीं है। तो ये सबसे बड़ी पहचान होती है कॉम्प्लेक्स की, कि उसका जो एक क्लॉज होता है ना, उसका मतलब नहीं निकलता। अगर हम कंपाउंड में देख रहे हैं ना, कंपाउंड में आई सॉ अ हाउस पूरा मतलब निकला, निकला कि नहीं? इट वॉज ब्यूटीफुल पूरा मतलब निकला। यानी अगर मैं ये बोलता हूँ, दोनों सेंटेंस को अलग अलग पढ़ता हूँ, आई सॉ अ हाउस, आपको एक मतलब कन्वे हो जाएगा। इट वॉज ब्यूटीफुल आपको एक मतलब कन्वे हो जाएगा। पर जब मैं यहाँ पे पढ़ूंगा तो आई सॉ अ हाउस, आपको इसका पूरा मतलब कन्वे हो रहा है, ये मेन क्लॉज है। वॉज ब्यूटीफुल आपको इसका कन्वे मतलब पूरा नहीं हो रहा, वॉज ब्यूटीफुल, बट क्या ब्यूटीफुल है, किससे रिलेटेड बोला है, ये समझ में नहीं आता। इसलिए वॉज ब्यूटीफुल सबऑर्डिनेट क्लॉज है। एक चीज और ध्यान रखना, सबऑर्डिनेट क्लॉज हमेशा पीछे आएगा ऐसा कोई नियम नहीं होता। कई बच्चों को लगता है सेकंड क्लॉज है सबऑर्डिनेट। सर वो आपने बताया था ना एग्जाम्पल में, ऐसे एग्जाम्पल्स देते, ऐसा नहीं है। इट्स नॉट लाइक दैट। वो कहीं पे भी आ सकता है। हमें पहचान समझनी कैसी है, हमें कनेक्टर समझना है और कनेक्टर कंजक्शन जो भी बोलना है, और उसके पहले का उसके बाद के क्लॉज में हमें समझना है कौन सा सबऑर्डिनेट है कौन सा मेन है। तो एक बात अब आप समझिए, आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन जो बनता है वो ये बनता है कि आपको आइडेंटिफाई करना होता है क्लॉज को। आइडेंटिफाई द क्लॉज इज वन क्वेश्चन, और दूसरा क्वेश्चन है उसको हमें ट्रांसफॉर्म करना इनटू अनदर सेंटेंस। तो सिंथेसिस और ट्रांसफॉर्मेशन एक था। सिंथेसिस में हमें रिकॉग्नाइज करना सिखाया जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन में ट्रांसफॉर्म करना सिखाया जाता है। समझ में आया? हमारा मेन फोकस ट्रांसफॉर्मेशन पे होगा क्योंकि वो ज्यादा डिफिकल्ट जाता है। उसके साथ सिंथेसिस तो आपको आ ही जाएगा अगर आप ध्यान दोगे तो। गॉट इट? यस और नो? अरे हाँ या ना? यस सर। तो यस सर। सिंपल Yes, sir. कंपाउंड Yes, sir. कॉम्प्लेक्स, इसकी डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ गए? हाँ या ना? इसमें कोई यस डिफिकल्टी है सर। क्या आपको? No, sir. ये No, क्लियर, sir. ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब मैं आपको पहले
कुछ टिप्स समझाता हूं और आपको सिंपल से पहले हम कंपाउंड पे चले जाएंगे। अब कंपाउंड पे मैंने आपको बताया था कि कंपाउंड सेंटेंस जब आपको करना है तो आपको कनेक्टर पता होनी चाहिए। इसको हम फैन वॉइस कहते हैं। ये मैं हर जगह बताता हूँ, कई बार बता चुका हूं। तो कंपाउंड सेंटेंस में यही कनेक्टर्स यूज होते हैं जिनको हम फैन वॉइस कहते हैं। फैन वॉइस यानी फॉर एंड नॉर बट और येट सो। पहले तो इस चीज को आप देख लीजिए, इसको आप लिख लीजिए। लिखा आपने? हाँ या ना? यस सर। तो कंपाउंड सेंटेंस के हमने यहाँ पे टोटल 7 जो है ये कनेक्टर्स देखे हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? फैन वॉइस। फॉर एंड नॉर बट और येट सो। ये क्लियर हो गया आपको? हाँ या ना? आपने लिख लिए इसको या स्क्रीनशॉट निकाल लिया इसका? ये यस करके सर। रखिए। यानी हमें पहली बात तो हमें अगर आइडेंटिफाई करना है कंपाउंड और हमें वो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस नहीं समझ में आ रही कि यार ये एक सेंटेंस कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तो हमें कनेक्टर से समझ में आ जाता है, हाँ ये कनेक्टर है, इससे काम हो जाएगा कंपाउंड सेंटेंस। अब ऐसा ही कॉम्प्लेक्स में भी कनेक्टर्स आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे कि नहीं आएंगे? यस सर। हाँ। आएंगे। तो एक और चीज आप ध्यान में रखिए जो हमने यहाँ पे बात की थी, ये नाम। कंपाउंड सेंटेंस के कनेक्टर्स का नाम क्या है? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। क्या कहते हैं वो? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कौन सा कंजक्शन? कोऑर्डिनेटिंग यस, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कंपाउंड का कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता है। कंजक्शन। तो कॉम्प्लेक्स का सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहते हैं, क्योंकि सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज को कनेक्ट कर रहा है ना वो, तो वो क्या होता है? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। क्या होता है? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। समझ में आया क्या? क्या होता है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन? कौन से है देख लो। अब इसकी लिस्ट थोड़ी बड़ी है और ये थोड़े से ज्यादा रहते हैं, तो कंपाउंड की छोटी है, इसकी थोड़ी बड़ी है। आफ्टर, ऑल्दो, एज, बिकॉज, बिफोर, इवन दो, इफ, सिंस, दो, अनलेस, until, when, where, whereas, wherever, while। और जब हम when वगैरह की बात करते हैं तो कोई भी WH वर्ड ये हम लिख सकते हैं, ठीक है? विच भी आ गया, सब आ गया, तो हम इसमें कोई भी WH वर्ड को देख सकते हैं। इसके और डिटेल्स क्या है, टिप्स के वो समझेंगे, अभी हमने सिर्फ कंजक्शन समझना था। तो अभी हमें सिर्फ कंजक्शन समझने हैं कि कौन से कंजक्शंस कहाँ यूज होते हैं। ये क्लैरिटी मिल गई आपको? हाँ या ना? यस सर। है ना? हाँ। यस सर। हाँ, गुड गुड। इसके अलावा नॉट ओनली बट ऑल्सो एज सुन एज वगैरह भी आते हैं कि नहीं आते? यस सर। वो हम को अपना को रिलेटिव कंजक्शन कहते हैं। उसको हम आगे चल के सीखेंगे, आगे चल के समझेंगे, ठीक है? अब आखिरी चीज जो आपको मुझे ये कंजक्शन के बारे में समझानी है, जो दिमाग में आपको डालनी है, पॉइंट समझ के चलो, जो आपको दिमाग में रखनी चाहिए ग्रामर के वक्त या सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में। एक पहला पॉइंट हमारा था कि भाई सिंपल सेंटेंस की डेफिनेशन, कंपाउंड सेंटेंस की डेफिनेशन, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की डेफिनेशन, वो समझ में आ गई। फिर एक पॉइंट था हमारा कि डेफिनेशन तो समझ में आ गया है हमें, पर डेफिनेशन के साथ साथ हमने एक और चीज समझी, कौन से कंजक्शंस यूज हो रहे हैं वो भी समझ में आ गया हमें। और हमने देखा था सिंपल सेंटेंस में बताते वक्त मैंने एक चीज को बताया कि एक फाइनाइट वर्ब, एक फाइनाइट वर्ब, ये भी समझ में आ गया। अब मेरा आपसे सवाल है, ये जो फैन बॉयज है, हम साथ में से कोई भी कनेक्टर किसी भी सेंटेंस के साथ यूज कर सकते हैं क्या?
कि मुझे लगा तो कभी भी फॉर डाल दूंगा, कभी भी एंड डाल दूंगा, ऐसा तो नहीं होगा ना। जरूर कोई ना कोई टेक्निक, जरूर कोई ना कोई कंडीशन होगी ना। मैं कहाँ फॉर यूज करूंगा, तो कहाँ मैं एंड यूज करूंगा, तो कहाँ मैं नॉर यूज करूंगा, कहाँ मैं बट यूज करूंगा। कुछ ना कुछ तो कंडीशन होनी चाहिए कि नहीं। कहाँ मैं और यूज करूंगा, कहाँ येट यूज करूंगा। समझ में आया कि नहीं आया? यस अरे सर। आया ना। तो ये चीज अभी हमें समझनी है कि हमको कहाँ पे क्या यूज करना चाहिए। गॉट इट? हमने कहाँ पे क्या यूज करना चाहिए, ये अभी हमें समझना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं आपको सिंपल सेंटेंस बनाना सबसे बाद में बताऊंगा, ठीक है। बस यहाँ पे ये ध्यान रखना, आपको वन फाइनाइट वर्ब आपको चीज ध्यान में रखनी है। उसके पहले हम कंपाउंड सेंटेंस को समझ लेंगे। किसको समझेंगे? कंपाउंड सेंटेंस को। किसको समझेंगे? हेलो। कंपाउंड। हाँ, और कंपाउंड के साथ साथ आपको कोरिलेटिव भी थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाएगा। क्या समझ में आ जाएगा? कोरिलेटिव भी थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाएगा, और फिर उसको हम इंडिपेंडेंटली तो सीखेंगे। अब ये टेबल आपको देखना है। दिस टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, जिसमें हम बात कर रहे थे कि भाई हर जगह कुछ भी तो यूज नहीं कर सकते ना। हमें कुछ ना कुछ तो इंडिकेशन चाहिए कि एंड कहाँ यूज करना है, हमें बट कहाँ यूज करना है, येट कहाँ यूज करना है। तो फैन बॉयज को हमको यूज करना है तो हमको कुछ ना कुछ तो चाहिए ही चाहिए। इसमें कुछ ज्यादा भी मिल गए आपको, स्टील वगैरह ज्यादा मिल गए, बट हम फोकस करते हैं फैन बॉयज पे। ओके, वही हमारा फोकस का एरिया होगा। तो कंपाउंड सेंटेंस में हमने क्या समझा? ये चार चीजें आपको ध्यान में रखनी है। वो क्या है? टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। तो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस का मतलब क्या, ये भी हम पहले समझते हैं। अगर हम टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को थोड़ा ढंग से समझेंगे तो हमें समझ में आना शुरू हो जाएगा कि टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के साथ साथ हम किस प्रकार से कनेक्टर्स को यूज करते हैं। पहला देखते हैं, ये सिमिलर टाइम रिलेटेड की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? सिमिलर टाइम रिलेटेड। तो ये चार चीजें आपको ध्यान रखनी: सिमिलर, टाइम रिलेटेड, अपोजिट, कॉन्ट्रास्ट, कंडीशन, ऑल्टरनेटिव आइडियाज, रीजन और इलेटिव आइडियाज। ये ध्यान में रखना है। सिमिलर सेंटेंस और टाइम रिलेटेड सेंटेंस, इसको पहले एक कॉन्सेप्ट को दिमाग में अच्छी से बैठाते हैं। तो दे आर टायर्ड, दे वे हंग्री। यहाँ पे क्या है? एक सिमिलर काइंड ऑफ चीज की बात की है। अब बोलोगे सर इसमें सिमिलर क्या है? तो यहाँ दे सिमिलर है, वही टायर्ड थे, वही हंग्री थे। इसलिए यहाँ पे एंड का यूज ज्यादा किया गया है। एंड का ज्यादा क्या, एंड का ही यूज किया गया है। और जहां एंड यूज होता है, इन शॉर्ट समझ लो, वहीं पे एज वेल एज, नॉट ओनली बट ऑल्सो यूज हो सकता है। ये ध्यान में रखना, जहां एंड यूज होगा वहीं पे एज वेल एज, नॉट ओनली बट ऑल्सो यूज होता है। ये एंड का सब्स्टिट्यूट है। समझ में आया क्या? अरे हाँ या ना? हाँ सर। हाँ, इसको हम और एग्जाम्पल में समझेंगे, उसको इंडिपेंडेंटली एग्जाम्पल में समझेंगे, पूछा कैसे जाता है, क्या होता। बट मोटा मोटा जो बेस कॉन्सेप्ट है वो समझ लीजिए कि एंड को ही रिप्लेस करने का काम नॉट ओनली बट ऑल्सो और एज वेल एज करते। तो बेसिकली एंड के सेंटेंस समझ गए तो ये भी समझ जाते हैं बच्चों को। बट टाइम रिलेटेड सिमिलर आइडियाज की हम बात कर रहे थे। इसमें हम थोड़ा सा और इस पीडीएफ में जाके देखते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे हमने इसमें ये एग्जाम्पल बड़ा परफेक्ट आता है। द वर्ड एंड फॉर एग्जाम्पल ओनली एड्स वन इंडिपेंडेंट टू अनदर। इसका काम क्या है? दो अलग अलग जो इंडिपेंडेंट है उनको ज्वाइन करना, विदाउट इंडिकेटिंग हाउ द टू पार्ट्स आर लॉजिकली रिलेटेड। इसमें लॉजिक आपको समझ में नहीं आएगा। यानी हम जब एंड की बात करते हैं तो हमें कोई लॉजिक नहीं समझ में आ रहा है,
हमको सिर्फ समझ में आ रहा है कि दो एक प्रकार के सेंटेंस दिखते हैं, हमको दो सेंटेंसेस दिखते हैं, वो रिलेटेड दिखते हैं, एक दूसरे से कुछ ना कुछ रिलेशन है, और डे है इसलिए एक जैसा रिलेशन दिखता है, या टाइम रिलेटेड हमें दिखते हैं। हम थोड़ा सा और अगर आगे चल के देखेंगे, आई रिसीव्ड योर काइंड लेटर, थैंक यू फॉर इट। टाइम रिलेटेड है इसलिए हमने उसको एंड के साथ जोड़ दिया, एंड आई थैंक यू फॉर इट। ठीक है,